हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं फिर एटॉमिक फिजिक्स की। तो एटम में तो हम लोग जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स में हमारा लेना देना रहेगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम। किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें बोर का मॉडल जो है वो पढ़ा जाता है, बोर का मॉडल। और इस मॉडल के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि ये मॉडल एप्लीकेबल होता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ओनली। क्या मतलब भाई, वैसे तो एटम बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होगा, लेकिन हम उन सिस्टम्स को देखेंगे जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उनको लेके ये बोर का मॉडल पढ़ा जाता है। कोई कहेगा सर वो तो एटम तो उनका क्या होगा जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। हम कहेंगे हम उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत उनकी बात करी जाए, बट हमारा जो जितना पढ़ाई का स्फीयर है उसमें हमें क्या करना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स के साथ ही डील करना है मेनली। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत कहीं पे हल्का फुल्का डिस्कस हो जाएगा, बट हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, अच्छा हीलियम He+, क्या मतलब भाई, वैसे तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम का एटम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक निकाल दो तो क्या बचा He+। Li++, भाई लिथियम में के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 निकाल दोगे तो Li++ बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है उसको लेके। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमता है। हीलियम जो है क्या होता है, इसमें हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर होता है 4। तो इसके जो न्यूक्लियस है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमते हैं। इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हीलियम है उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बात कर रहे हैं हीलियम प्लस की, तो He+ में कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Li++ तो Li होता है 3Li7। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 3 प्रोटॉन और 4 होंगे न्यूट्रॉन। और वैसे तो Li में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लिथियम के एटम में, लेकिन जब Li++ कर दोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1। भाई प्लस प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, वो अपना न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ठीक, तो पहली बात तो हमने सिर्फ इतनी सी कही कि जो बोर का मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा, उसकी बात बोर का मॉडल नहीं करता है। अच्छा, तो हमने कहा चलो भाई बोर के मॉडल को लेकर कुछ बात जो है वो करी जाए। यस, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन और Li++ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात तो हमको पता ही होती है कि जैसे यहाँ पे आपने 2He4 लिखा है, ये 2 होता है एटॉमिक नंबर, 4 होता है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर ये मास नंबर। इन जनरल ऐसे लिखते हैं ना ZXA, तो Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक, और A क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, Z का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो Z, और अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इन न्यूट्रल एटम। सही, इलेक्ट्रॉन ले दे के आयन बना दोगे तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z से अलग हो जाएगी। ये सब बेसिक बातें हैं, सबको पता होती हैं, बट फिर भी ऐसे ही लिख दी जाती हैं। ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के जितना टोटल काउंट होगा वो मास नंबर होता है। सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए होगा आपको, कितने न्यूट्रॉन है किसी एटम के न्यूक्लियस में, तो उसके लिए क्या करोगे, ए माइनस जेड, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से सिर्फ प्रोटॉन की संख्या घटा दो तो आपको सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाएगी। चलो भाई, ये जनरल बात है, जो बहुत बेसिक बात बहुत छोटी क्लास से आपने पता होती है जब, ठीक है, कभी भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब। अब हम खैर यहाँ पे बोर के मॉडल पे फोकस करने जा रहे हैं कि बोर का मॉडल जो है उसमें हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ डील करते हैं। ठीक, अब बोर का मॉडल क्या कहता है? बोर का मॉडल पहली बात ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और जो कूलम फोर्स होता है, कूलम फोर्स बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कूलम फोर्स लगाया जाएगा। कूलम फोर्स कहाँ से आ गया? अरबी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगाएगा इस पर। तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा जो एट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है, कूलम फोर्स बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जब सर्किल में घूमती है तो सर्किल में घूमने के लिए उसको सर्किल के सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स चाहिए होता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो एट्रैक्टिव फोर्स लगाया जाएगा, चाहे ये केस ले लो, चाहे ये देखो प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज पर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ, ऐसे यहाँ पर। तो वो जो एट्रैक्टिव कूलम फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एट्रैक्टिव कूलम फोर्स है वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा फॉर सर्कुलर मोशन। भाई फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है वो, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो खैर, वो तो सर्कुलर मोशन की बात है। अभी के लिए हमने इतनी सी बात कही कि बोर के मॉडल में ये एज्यूम किया जाता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, और न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करेगा इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, इतनी सी बात पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, अब ये जो बोर के मॉडल में हमें ये बात बताई गई, इसको लेके हम लोग कुछ चीज़ लिखते हैं, कुछ इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, वो देखिए, ये हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मान लीजिए जेड एक्स ए था। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है जेड, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक, तुमने इस एटम जो है इसमें से, अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करोगे तो न्यूट्रल एटम में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अब तुमने क्या किया, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके एटम में, जेड, तो रिमूव जेड माइनस 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम। तो ऐसे केस में 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। बस हो गया वो सिस्टम जिसके लिए हम बोर का मॉडल डिस्कस करेंगे।
तो आपने यहाँ पे दिखाया कि ये न्यूक्लियस है, इसके पास Z प्रोटॉन है, तो इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस का Ze। सिंपल है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ही। Z प्रोटॉनों पे चार्ज क्या होगा, प्लस का Ze। अच्छा, न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूक्लियस में, बट न्यूट्रॉनों का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए हमने कहा भी ऐसा है, यहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, प्लस Ze। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो R रेडियस के सर्किल में इसमें घूम रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो है v। तो R हो गई रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, और v हो गई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम लिख लेते हैं m, ठीक है, m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास। अब हम एक छोटी सी बात ये कहते हैं यहाँ पर कि हम ये एज्यूम करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो न्यूक्लियस फिक्स रहेगा, न्यूक्लियस का कोई मूवमेंट नहीं होगा। सही है, एक्चुअल में कहीं वर्किंग कर रहे होगे तो थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का मूवमेंट भी होगा, हिलेगा थोड़ा बहुत न्यूक्लियस भी, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एज्यूम करो कि न्यूक्लियस इज फिक्स्ड। अगर कहीं पर कोई न्यूक्लियस के भी बारे में कहे कि यार नहीं ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत मूव करेगा, तो वो बात फिर अलग हो जाती है, उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप न्यूक्लियस को फिक्स मानते हुए वर्किंग करें, ठीक। अब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर एट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगाएगा, सही है, तो F हो गया एट्रैक्टिव कूलम फोर्स बाई न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमने कहा यार ऐसा है, इस फोर्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल वो तो तुम जानते ही हो, अगर दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F का एक्सप्रेस क्या होगा, 1/4πε0 Ze न्यूक्लियस पे चार्ज, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपान डिस्टेंस r का स्क्वायर, तो Ze²/4πε0r²। अब आप एक काम करिए, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिए, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिए। तो किसी भी चीज़ के सर्कुलर मोशन की बात होती है तो आप लिखते हैं Fc बराबर m इंटू AC। Fc यानी सेंट्रल पिटल फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, जो इस केस में इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, F। और AC यानी कि v²/r। ये कहाँ से आया, ये सर्कुलर मोशन जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को ये पता होता है कि अगर कोई चीज़ सर्किल में घूम रही है, r रेडियस के सर्किल में v स्पीड से घूम रही है, तो इसके पास सर्किल के सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूमता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लगातार, तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज को लेकर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है। हम सर्कुलर मोशन तो पढ़ नहीं रहे जो हम उसकी डिटेल में बात करेंगे, हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ भाई सर्कुलर मोशन में इतना एक्सेलरेशन होता है और उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है फोर्स, तो F बराबर m इंटू A। अच्छा, तो यहाँ से F की वैल्यू Ze²/4πε0r² इज इक्वल टू mv²/r। लो भाई, r से स्क्वायर कट गया और आपके पास मिलेगा mv² बराबर Ze²/4πε0r। ये आपने क्या किया, एक इक्वेशन लिख दी यहाँ पर। ये इक्वेशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी जो स्पीड है और ऑर्बिट की रेडियस है उनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ये नहीं कि आप अपने मन से ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस के सर्किल में घूम रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है ना, आप अपने आप ये नहीं मान सकते। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये r बराबर तुमने कहा 1 एंगस्ट्रॉम और v 50, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं तब तो ऐसा होगा, नहीं तो आप निकालिए, आप r की वैल्यू 1 रखिएगा यहाँ पे और फिर v निकालिएगा। r की वैल्यू 1 रख के v निकालोगे तो जो v आएगा उसी से ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। आप अपने मन से कुछ भी स्पीड उसकी एज्यूम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ये बता रही है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो ऑर्बिट की रेडियस पर डिपेंड करेगी।
जितने बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी। छोटे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो तेज घूमेगा, अब बड़े ऑर्बिट में घूमेगा तो स्लो घूमेगा। देख लो, आर जितना बड़ा होता जाएगा वी उतना कम होता चला जाएगा। ये कंडीशन, बहुत से लोग क्या है कि ये कंडीशन तो याद कर लेते हैं बट इसका मतलब जो है वो नहीं याद करते हैं। मतलब इसका देख लीजिए, क्लियर सा है कि आप रैंडमली अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्पीड कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, उस रेडियस की वैल्यू यहाँ रखिएगा, तब आपको जो v मिलेगा इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से सर्किल में घूमता हुआ पाया जाएगा। अच्छा चलो भाई, सही है। तो ये एक बात हो गई, कौन सी, जो बोर के मॉडल में बताई गई कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा और जो एट्रैक्टिव कूलम फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। उससे आपने ये कंडीशन लिख डाली। देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, अब बोर ने एक और बात यहाँ पे कही। क्या बात कही बोर ने? दूसरी बात बोर ने क्या बोली? ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का अपना मन है कि वो 1 मीटर की रेडियस के ऑर्बिट में घूमेगा या 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्बिट में घूमेगा या 1.5 एंगस्ट्रॉम में घूमे के रेडियस के ऑर्बिट में घूमेगा। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। अपने मन से किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स अवेलेबल होंगे, उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ेगा। अच्छा, क्या है मामला? ठीक है, तो दूसरी बात बोर ने ये कही कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ओनली those circular orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। पाई तो हम सब जानते हैं 3.14159। एच कौन है? एच वो है कौन? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू शायद याद हो तुम लोगों को, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा, ये ऐसे ऑर्बिटों में ही सिर्फ घूमना इसका अलाउड है जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अच्छा जी, कैसे क्या लिखेंगे, कैसे से वो देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है v और इसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है r। तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम देख लो, पूरी बात लिखूंगा कि एंगुलर मोमेंटम किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंटर ऑफ सर्किल या सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम L क्या होगा? mv/r। ये कहाँ से आया? ऐसा होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है उनको मैंने बोल दी, ठीक है। और बाकी ये रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है, तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम भूल गए
तो मत सोचिए इसके बारे में ज़्यादा। ये मान लीजिए हाँ एक क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम जिसकी वैल्यू होती है mvr। मास है इलेक्ट्रॉन का m, वेलोसिटी है v और सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होगा NH/2 जो जहाँ पर n जो है वो कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। यही तो कहा गया है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 mvr बराबर NH/2। अब ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई। एक कंडीशन वो तो थी, अब ये एक्स्ट्रा कंडीशन आई। ये कंडीशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन का मन है कि मैं 5 एंगस्ट्रॉम रेडियस के सर्किल में घूमूं, इलेक्ट्रॉन का मन है कि मैं 0.1 एंगस्ट्रॉम के सर्किल में घूमूं। तो चेक किया जाएगा कि क्या अगर 5 एंगस्ट्रॉम रेडियस के सर्किल में घूमोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस रेडियस के ऑर्बिट में घूमना अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिन ऑर्बिट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो अलाउड ऑर्बिट्स होते हैं और उनको आप बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये 2 तो ऑर्बिट्स फॉर विच condition 2 is satisfied are called Bohr stationary orbits। ठीक है, अब हमने कहा यार ऐसा है, ये बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स तो बता दिए गए, तो इनके बारे में कुछ पता चल जाए कि ये बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कितनी कितनी रेडियस के हो सकते हैं, इनमें घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पीड क्या क्या हो सकती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, हमने एक इक्वेशन पहले लिख ली, एक ये लिख ली। अब ये दोनों इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करेंगे और उससे r की वैल्यू निकालेंगे। पहले r यानी जो भी ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनकी रेडियस क्या क्या हो सकती है, और r निकाल लोगे v भी मिल जाएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। चलो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये दूसरी बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम पाएगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अपने मन से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमे ऐसा पॉसिबल नहीं है, चेक करना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अच्छा, इसमें n कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, n इज़ एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके चलते क्या होगा कि n की अलग अलग वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग ऑर्बिट मिलेंगे। जैसे आप n बराबर 1 लेंगे तो आपको एक ऑर्बिट मिलेगा, n बराबर 2 लोगे तो दूसरा ऑर्बिट मिलेगा, n बराबर 3 तो तीसरा ऑर्बिट। n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो ऑर्बिट हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि n की खूब सारी वैल्यू यहाँ पर ली जा सकती है। n की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। जैसे n बराबर 1 लोगे तो एक ऑर्बिट के बारे में पता चलेगा, n बराबर 2 तो दूसरा ऑर्बिट, n बराबर 3 तो तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ऐसे। तो n की किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप जो है सॉल्व करके जो भी ऑर्बिट है उसकी रेडियस, उस ऑर्बिट में घूमने पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड, ये सब पता कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स विल बी अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रास्ता है जिस पर घूमना, बहुत सारे रास्ते हो सके। स्टेशनरी ऑर्बिट्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो क्लास को रोकें और इसको जो है वो नोट करें। अब बोर ने एक और बात भी कही थी इसके बाद में कि इलेक्ट्रॉन चाहे तो, जैसे ऑर्बिट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में जंप कर सकता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। तो वो बात हम भी कहेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो इतनी दो चीज़ें, दो कंडीशन हमने पढ़ ली हैं, इनको लेके कुछ सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद चाहिए एनर्जी में क्या होगा, वो ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा, वो क्या होगा, वो सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ऑर्बिट की रेडियस
और इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इस पे फोकस करते हैं। चाहिए तो क्लास को रोक के इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास ये दो कंडीशन है, एक वो थी फोर्स वाली और एक ये एंगुलर मोमेंटम वाली। इनको लिखते हैं और इनको सॉल्व करके V और R निकालते हैं। तो अब हमारा काम है कि सॉल्व 1 and 2 टू फाइंड रेडियस, टू फाइंड R and V लिख देता हूँ बस। चलो तो पहली इक्वेशन तो लिखो, mv² बाई आर बराबर, सॉरी mv² बराबर ZE² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इक्वेशन ये थी, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, mvr बराबर NH अपान 2 पाई। ये दूसरी इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं भाई इक्वेशनों को, दो इक्वेशन है, दो अननोन है R और V, तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से V की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, यहाँ से V की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो यहाँ से V बराबर N इंटू H अपान 2 पाई MR। ये अलग अलग बनाना, N और H एक जैसे मत बना देना, ठीक है। N और H अलग अलग टाइप बनाना। V की वैल्यू उठा के इसमें रखो, M इंटू NH अपान 2 पाई MR का स्क्वायर बराबर ZE² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलो भाई M N² H² अपान 4 पाई स्क्वायर M² R² बराबर ZE² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R से स्क्वायर कट जाएगा तो, और 4 पाई से कटेगा तो आएगा, M से भी स्क्वायर कट जाएगा, N² H² अपान पाई MR इज इक्वल टू ZE² अपान एप्सिलॉन नॉट। चेक करिए, R से स्क्वायर कट गया R बचा, M से स्क्वायर कट गया M बचा, 4 से 4, पाई से स्क्वायर कट गया पाई बचा, N² H², इधर 4 और पाई कट गए थे तो एप्सिलॉन नॉट बचेगा, R कट गया था ZE²। R को एक तरफ कर लो, बाकी लोग दूसरी तरफ, तो R बराबर एप्सिलॉन नॉट H² अपान पाई ME² इंटू N² अपान Z। ये लिखा आपने। ये अलग क्यों कर दिया, ये इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, H प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई M E ये सब फिक्स वैल्यूज़ हैं, तो इनको अलग कर दिया। N और Z अलग कर दिया। N और Z अलग क्यों किया, क्योंकि ये बदल सकते हैं। क्या मतलब, अरे यार सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाइड्रोजन हो सकता है जिसके लिए Z क्या हो 1, He+ हो सकता है जिसके लिए Z बराबर हो 2, Li++ हो सकता है जिसके लिए Z बराबर होगा 3। हाँ, तो Z कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है, किसी गिवन सिस्टम के लिए फिक्स है, बट सिस्टम तो बहुत तरीके के हो सकते हैं ना। हाँ, N तो इसी में ही अलग अलग कहा ही था कि N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये फिक्स वैल्यूज़ अलग कर दी और ये अलग कर दिया। अच्छा, फिक्स वैल्यूज़ में भी हम क्या करते हैं, R बराबर लिखते हैं R0 इंटू N² अपान Z। ठीक, N की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर हो सकता है। R0 कौन हुआ, R0 ये हुआ एप्सिलॉन नॉट H² अपान पाई ME²। इसमें वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, H यानी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई पाई यानी 3.14। M इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो R0 है उसकी वैल्यू ये तो मीटर में आएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपने SI सिस्टम में रखी हैं। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर, रेडियस की यूनिट क्या होगी, मीटर। हमने कहा हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो R0 बराबर जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी याद रख लिया जाता है।
अच्छा, आर बराबर आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपान जेड, ऐसे। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई आर की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाओ, आर की खूब सारी वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। एन जितना बड़ा लोगे आर की वैल्यू उतनी ही क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट अवेलेबल है, खूब सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं एन की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। अच्छा, तो एन की वैल्यू रखते चले जाइए, रेडियस मिलती चली जाएगी। जैसे आर की वैल्यू एक क्या हो गई, आर नॉट अपान जेड, 4 आर नॉट अपान जेड, 9 आर नॉट अपान जेड, 16 आर नॉट अपान जेड, 25 आर नॉट अपान जेड, ऐसे लिखते चले आओ। तो ये हो गया क्या, ये आपके रेडियस हैं किसकी, जो बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स बताए थे जिनमें इलेक्ट्रॉन का घूमना अलाउड है, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसके अलावा अदर रेडियस अगर हम कोई ले लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का घूमना अलाउड नहीं है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ अलाउड ऑर्बिट्स। अलाउड ऑर्बिट्स कह लो या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कह लो, पूरा नाम बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कह लीजिए, एक ही बात है। सही है। सही, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकती है, 6 7 8 100 150 1000 2000 कुछ भी ले लीजिए, इंटीजर होना चाहिए बस। तो ऐसा करके हमने देखा कि खूब सारे ये ऑर्बिट अवेलेबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। चलो तो क्लास रुक के इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, अब हमने कहा भाई ये ऑर्बिट्स तो ये ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इनमें जब घूमेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल वो भी पता चल जाएगी। ये देखिए, अभी हमने v बराबर लिखा था n इंटू एच अपान 2πmr, ठीक। तो v के लिए n इंटू एच अपान 2πm और 1/r यहाँ से हो जाएगा, 1r ये है तो 1/r के लिए पलट दो इसको, पाई m e स्क्वायर जेड अपान एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक। अब हमने ये क्या है, ये हम v निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो v के लिए ये एक्सप्रेशन, चलो देखो, तो ये आ गया, n से स्क्वायर कटेगा, z ये रहा, पाई से पाई कट जाएगा, h से कटेगा तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू जेड अपान n। चेक कर लीजिए, n से स्क्वायर कटेगा, n नीचे बचेगा, h और ये रहा आपका स्क्वायर, ये छूट गया, हाँ। h से स्क्वायर कटेगा, h बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ई स्क्वायर ये रहा, z वो रहा, अपान 2 तो कट गया, 2 ये रहा, पाई कट गया था, m कट गया था, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, h से स्क्वायर कटा था, एक h बचा और n स्क्वायर ये रहा। सही है। इस तरीके से हम v बराबर लिखते हैं ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड अपान n। अब ये अलग क्यों किए, सिंपल, और ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, z और n जो है वो कई हो सकते हैं। तो भाई मेरे हम क्या करते हैं, हम v के लिए ऐसे वैल्यू लिख देते हैं। अब किसी ने कहा यार ऐसा है जो कांस्टेंट चीज़ है, ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट h, हाँ क्यों ना उसको जो है वो कुछ और सिंबल दे दिया जाए। तो इसको हमने लिख दिया v बराबर वी नॉट इंटू जेड अपान एन। वी नॉट की जो वैल्यू है वो देखिए, ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट h, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर
का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10⁻12 और h यानी कि वही 6.626 इंटू 10⁻34। ये सब एसआई सिस्टम में वैल्यूज़ रखी हैं, तो वेलोसिटी भी क्या मीटर पर सेकंड में मिलेगी, ये हो गई मीटर पर सेकंड। हमने कहा यहाँ से v0 की वैल्यू आप देखेंगे तो v0 आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 भाई जैसा भी बताया था n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ऑर्बिट अलग अलग मिल रहे थे, तो उन ऑर्बिटों में घूमने पर जो स्पीड है वो भी अलग अलग मिलेगी। ये देखिए, ये v की वैल्यू हो जाएगी v0 इंटू जेड, ठीक, v0 z/2, v0 z/3, v0 z/4, v0 z/5, ऐसे ये खूब सारी वेलोसिटीज़ हैं। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़ हैं जब वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 वाले ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी स्पीड ये होगी, n बराबर 2 वाले ऑर्बिट में घूमने पर ये स्पीड, n बराबर 3 वाले में घूमेगा तो ये। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू जो है वो हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो r है वो इंक्रीज़ करता है और v जो है वो डिक्रीज़ करता है। जितना आप n की वैल्यू ज़्यादा लोगे r उतना ज़्यादा, ऐसे लिखा था ना r बराबर r0, ये तो फाइनल लिख देता हूँ, r बराबर r0 इंटू n² ये लिखा, और v बराबर v0 इंटू z/n। अब देखो n जितना बड़ा लोगे, n जितना बड़ा लोगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट उतनी ही ज़्यादा होगी और स्पीड उतनी ही कम होगी। मतलब आप अगर अलाउड ऑर्बिट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे अलाउड ऑर्बिट्स आपके पास होंगे अलग अलग रेडियस के। छोटे अलाउड ऑर्बिट में घूमोगे तो स्पीड कम होगी, छोटे अलाउड ऑर्बिट में घूमोगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, बड़े अलाउड ऑर्बिट में घूमोगे तो स्पीड कम, और बड़े में घूमोगे तो स्पीड और कम। जितना n की वैल्यू ज़्यादा लेते जाएंगे ऑर्बिट की रेडियस उतनी ज़्यादा, और जो स्पीड है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये दो बातें अभी बताई गई हैं, एक ऑर्बिट की रेडियस के बारे में और एक स्पीड के बारे में। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे रेडियस बताई गई, बहुत सारी स्पीड बताई गई तो बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसा नहीं है। किसी एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो n बराबर 1 के हिसाब से छोटे ऑर्बिट में घूमे, स्पीड ज़्यादा रखे, या n बराबर 2 के हिसाब से थोड़े बड़े ऑर्बिट में घूमे, स्पीड थोड़ी कम कर ले, या n बराबर 3 वाले और बड़े ऑर्बिट में घूमे, स्पीड और कम कर ले। ये इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है। इस तरीके से कि मान लीजिए कहीं पर ग्राउंड पर ट्रैक बना हुआ है, उसमें 8 लेन बनी हुई हैं, एक ही आदमी को दौड़ना है उसमें। आप हो, 8 लेन बनी है और आपको 800 मीटर का चक्कर, 400 मीटर का चक्कर लगाना है, तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप लेन 1 में दौड़ो या लेन 2 में या 3 में या 4 में या 5 में या 6 में या 7 में या 8 में। लेन्स बहुत हैं बट आदमी तो एक ही है दौड़ने वाला, तो एक बार में किसी एक लेन में ही घूमेगा, सही है। तो ये छोटी सी बात है जिसमें बहुत ही सिंपल सी है, तो आसानी से समझ ली जाती है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये जो ऑर्बिट बहुत सारे हैं, स्पीड अलग अलग बताई गई हैं, तो वो ज़रा मैं ऑर्बिट बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ये इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। एक ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है n बराबर 1 वाला, ये ऑर्बिट है n बराबर 2 वाला, ये ऑर्बिट है n बराबर 3 वाला, और ऑर्बिट बने हुए हैं n बराबर 4 के हिसाब से, 5 के हिसाब से, 6 के हिसाब से। ये अवेलेबल ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन
तो एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही ऑर्बिट में तो घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, चाहे वो इसमें घूमे या इसमें घूमे या इसमें घूमे या इसमें घूमे। ये मैं और लिख देता हूँ, और का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा या इसमें या इसमें या इसमें। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी ऑर्बिटों में, सब ऑर्बिट, एक आदमी इतने सारे ऑर्बिट में एक साथ कैसे घूम सकता है। अच्छा, तो अगर ये पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो इसकी जो रेडियस होगी वो होगी r0/z, और इसकी स्पीड होगी v0/z। अगर ये दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा तो दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा तो इसकी जो इस रेडियस है वो होगी 4r0/z, और जो स्पीड है वो होगी v0z/2। और अगर ये इस ऑर्बिट में घूमेगा तो इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 9r0/z, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो हो जाएगी v0z/3। देख लीजिए, जितने बड़े ऑर्बिट में घूमेगा रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी ऑर्बिट में। ये n=4 वाला ऑर्बिट है, इसमें रेडियस होगी 16r0/z, और स्पीड जो है इसमें वो होगी v0z/4। तो अलग अलग ऑर्बिट में घूमने पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो अलग अलग है। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस ऑर्बिट में घूमे या इसमें या इसमें या इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्बिट बने हुए हैं बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि वो इनमें से किस ऑर्बिट में घूमना चाहता है। अच्छा, अब ऑप्शन है तो भाई मेरे, हमारे पास अगर ऑप्शन है इतने सारे ऑर्बिट्स में घूमने का, तो हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? नेचुरली किसको सेलेक्ट करेंगे? कभी ज़बरदस्ती हमें कहा जाए नहीं इसी में दौड़ना है तो बात अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमना पसंद करेगा? तो उसका जवाब मैकेनिक्स से आता है कि कोई भी फिजिकल सिस्टम हमेशा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में रहना पसंद करता है, क्योंकि जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा ऐसा है भाई, जिस ऑर्बिट में घूमने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी, हम तो उसमें घूमना चाहेंगे। अच्छा, तो अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करी गई तो हमने कहा अच्छा आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख लेना, टोटल एनर्जी भी लिख लेना, कहीं ना कहीं काम आई जाएंगी। सही है, तो अब आगे एनर्जी को लेकर बात करी जाएगी। तो पहले इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर आगे भी देख लेंगे।